बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम MD कैट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 जिसका टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस आर केप्ट इन सेपरेट कंटेनर्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर देन। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 2 ग्राम H2। अब 2 ग्राम H2 है तो ये एक्चुअली 1 मोल है। इसमें 6 × 10⁻23 क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं और वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। अगर हमारे पास 32 ग्राम O2 हो तो ये भी 1 मोल है और इसमें भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है एट STP। अब देखें इन दोनों गैसेस का वॉल्यूम क्या है? बराबर है और टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है क्योंकि ये भी STP पे और ये भी STP पे। तो क्वेश्चन क्या है कि द मैसेज ऑफ द टू गैसेस आर सेम। देखिए मैसेज सेम है नहीं है, इसका मतलब अल्फा गलत हो गया। ये ऑप्शन बीटा क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू गैसेस वुड बी सिमिलर। क्या H2 और O2 एक जैसे होंगे स्ट्रक्चर में? कभी भी नहीं होंगे। उसमें 2 H है, उसमें 2 है, ये भी गलत हो गया। द टू गैसेस इज if allowed to diffuse would do so at same rate। ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन जो होता है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मैस ऑफ द गैस के स्क्वायर रूट के। तो चूंकि दोनों का मोलर मैस डिफरेंट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी या इफ्यूजन भी डिफरेंट होगा। द टू गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमें नज़र आ रहा है कि देखिए अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर है। तो ये असल में क्या था? ये असल में एवोगैड्रोस लॉ था कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम बराबर हैं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure. So the answer is delta. Question number 2 है if n mole of an ideal gas at temperature T in Kelvin occupy V dm cube of volume exerting a pressure of P atm, what is its concentration in mole per decimeter cube? देखें ये तो सारी वही बातें बता दी हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन में होती हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to nRT बता दिया, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, नंबर ऑफ मोल्स N है, टेम्परेचर T है, सब कुछ बता दिया। अब पूछा कंसंट्रेशन और ये भी बता दिया मोल पर डीएम क्यूब। मोल N होता है और डीएम क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। हमने ये निकालना। तो अब देखें हमें ये N तो पड़ा है, इधर से V चाहिए और इधर RT नहीं चाहिए, वो इधर चला जाएगा। तो आप देखें ये N यही वाला आ गया, ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। RT यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? P/RT। ये N/V क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये कंसंट्रेशन है तो बेसिकली कंसंट्रेशन बराबर हुई P/RT। इसे हम मोलैरिटी भी बोलते हैं। तो अब P/RT कहाँ नजर आ रहा है? अल्फा में। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखें अगर हम नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन में क्या होता है? 2 बेंजीन रिंग होता है और आपको पता है ये तो हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है। आयोडीन क्या है जी? I बॉन्ड I। हम जानते हैं जब किसी मॉलिक्यूल में 2 सिमिलर एटम्स हों या 3 सिमिलर, जितने भी एटम में सिमिलर हो नॉन पोलर होता है, तो ये भी नॉन पोलर है। चार्ली ड्राई आइस की है, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। अब इसमें बॉन्ड्स तो पोलर हैं पर ये खुद नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि जितना डायपोल मोमेंट लेफ्ट पे उतना राइट पे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, लिहाजा ओवरऑल ये नॉन पोलर।
तो फिर एक ही ऑप्शन शुगर, चूंकि शुगर के अंदर H और OH होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, तो इसलिए कैसा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पोजेस जाइंट नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो इसमें अल्फा ऑप्शन है SiO2। SiO2 क्या होता है, एक सिलिकॉन और उसके बाहर 4 ऑक्सीजन होते हैं, फिर ये नेटवर्किंग ऐसे चलती जाती है। इसी तरह फिर एक सिलिकॉन आ जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी, एंड सो ऑन। तो जिस तरह डायमंड में नेटवर्क बनता जाता है तो इसमें भी बनता जाता है। जबकि आइस क्या है, आइस जस्ट वाटर है जिसमें वाटर की वाटर से फोर्सेज होंगी, तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सॉलिड CO2 अभी पढ़ा था, वो भी एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। जबकि NaCl में आयन है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, आयनिक स्ट्रक्चर या आयनिक सॉलिड होगा। तो फिर आंसर क्या है, आंसर इज अल्फा, कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है और कभी ख़त्म भी ना होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर। देखिए, अगर हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो हमारी बुक में एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में देखें, जो वाटर है उसका 43.9 है, वाटर का 43.9, ग्लिसरॉल का 0.00016 है, मरकरी का कितना है जी, मरकरी का 0.012 है, आइसोपेंटेन का कितना है 580। तो हमें नज़र आ रहा है आंसर कौन सा है, हाईएस्ट पूछा हुआ था आइसोपेंटेन। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अफेक्टिवनेस। तो देखिए, आइसोपेंटेन में लंदन फोर्सेस हैं और अफेक्टिव भी कम है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है। और अब देखें, अगर हम मरकरी की बात करते हैं, इसमें मेटालिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वेपर प्रेशर कम होगा। अब ग्लिसरॉल की बात करते हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन 3 OH होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो अफेक्टिवनेस भी ज़्यादा है, इसीलिए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, वेपर प्रेशर कम होगा। इस तरह की इसके अंदर बातें हैं। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि करेक्ट गैस इक्वेशन इज। देखें, हम जानते हैं कि भाई P1 V1 ओवर T1 बराबर किसके है, P2 V2 ओवर T2। अब अगर हम इनको रीअरेंज करें और मसलन टेम्परेचर को एक साइड पे रखें, तो ये जो T1 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये P1 V1 ओवर हो जाएगा P2 V2 और बराबर क्या होगा, T1 ओवर T2। तो ये हमें बिल्कुल सेम चीज़ कहाँ दिखाई दे रही है, चार्ली। तो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 7 है इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl मे एग्जिस्ट इन। तो हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि इवन जब आप आयनिक सॉलिड को वेपर फेज में ले जाते हैं तो तब भी कम से कम एक Na+ के साथ एक Cl नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव के साथ एक Na पॉजिटिव जुड़ा रहेगा। तो कौन सी फेज होगी, वेपर फेज। तो आंसर इज डेल्टा। जबकि हमने कहा था ना तो वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करते हैं ना गैशियस फेज में, अगर होते हैं तो सॉलिड फेज में, लेकिन सॉलिड फेज में मॉलिक्यूल नहीं होते पूरी की पूरी एक लैटिस स्ट्रक्चर होती है या क्रिस्टल लैटिस होती है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 ग्लिसरीन बॉइल्स एट 290 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस टू 50 mm ऑफ Hg इट विल बॉयल। अब 50 mm ऑफ Hg का मतलब 50 टॉर है, जबकि 290 के लिए कितना था, 760 टॉर। तो जब आप प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरह से डिस्कस किया था कि फ़र्ज़ किया ये एक बीकर है, इसमें यही अगर हम ग्लिसरीन डाल दें तो सपोज़ हम ये कहते हैं इसका वेपर प्रेशर है। अब एक और बीकर है, इसके अंदर भी ग्लिसरीन है, इसका भी वही वेपर प्रेशर है। तो पहले क्या था, पहले था एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा, अब हमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया। अब क्या होगा, दोनों को हम चाहते हैं बॉयल कर दें। अब बॉयलिंग के लिए पहले लिक्विड ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा था अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए, तो यहाँ पे मोर था बॉइलिंग पॉइंट। अब चूंकि गैप कम हो गया अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए, अब हीट कम एब्जॉर्ब करेगा, लिहाजा लेस हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर आंसर क्या है
कि बिलो द गिवन टेम्परेचर यानी 290 डिग्री से कम, तो हम जानते हैं वो 210 डिग्री सेल्सियस होता है 50 mm ऑफ Hg पे। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है वैक्यूम डिस्टिलेशन हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट वन। देखिए जो अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था उसके मुताबिक हमने ये ग्राफ बनाया, तो इसमें जो राइट साइड वाला सिस्टम है इसमें हमने एक्सटर्नल प्रेशर कम करके बॉइलिंग पॉइंट को भी कम कर लिया। यही असल में प्रिंसिपल है किसका, वैक्यूम डिस्टिलेशन का। तो अब देखें, अब अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन के एडवांटेजेस क्या हैं जी। तो एक तो डिक्रीज द टाइम फॉर डिस्टिलेशन, भाई जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर का गैप कम है, हीट कम एब्जॉर्ब होगी तो जल्दी जल्दी बॉइलिंग हो जाएगी ना, तो ठीक है। इट इज़ इकोनॉमिकल बिकॉज लेस फ्यूल इज रिक्वायर्ड, हम कह रहे हैं कि हीट कम एब्जॉर्ब होगी तो फ्यूल भी कम यूज़ होगा, ठीक है। सेंसिटिव लिक्विड कैन बी प्यूरिफाइड विदाउट डीकम्पोजिशन, तो ये भी ठीक है, क्योंकि जो ग्लिसरीन है बेसिकली, ग्लिसरीन के जब हम बात करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 290 डिग्री सेल्सियस एट 760 टॉर। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे ही इस टेम्परेचर पे ये पहुँचता है तो ये क्या हो जाता है, डीकम्पोज। लेकिन अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल प्रेशर जो है 760 टॉर की बजाय 50 टॉर कर दें तो ये बॉयल हो जाता है 210 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब क्या होता है जी, इसके ऊपर ये डीकम्पोज नहीं होता, क्योंकि डीकम्पोज कितने पे हो रहा था, 290 पे। अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया 210, इसके बाद आप जितना मर्जी हीट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो डीकम्पोज नहीं होगा, तो हम डीकम्पोजिशन से बचा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा लिक्विड एट लो टेम्परेचर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, बिल्कुल गलत। भाई अगर आम कंडीशन पे ग्लास में पानी हो उसमें हाथ डालना आसान है या उबलते हुए पानी में हाथ डालना आसान है, आम कंडीशन में, तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत बात है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 है सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो अबाउट आयनिक क्रिस्टल्स विच वन इज इनकरेक्ट। नंबर ऑफ एनाइंस दैट कैन सराउंड अ कैटाइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था कि NaCl के केस में कितना होता है, ये 6 होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स ऑन द रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो पे डिपेंड करता है, बिल्कुल ये भी हमने बात डिस्कस की थी। द टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल जैसे कोऑर्डिनेशन 6 है तो आमतौर पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होती है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तो ये चेंज हो जाती है। ईच Na प्लस इज सराउंडेड बाय 6Cl नेगेटिव, ये तो ठीक हो गया। आइन बाय टेट्राहाइड्रल वे, ये गलत है, हमने पढ़ा था ये तो ऑक्टाहाइड्रल होता है कि अगर ये Cl नेगेटिव है तो एक Na प्लस इससे ऊपर होगा, एक Na प्लस इससे नीचे होगा, एक Na प्लस लेफ्ट पे होगा, एक राइट पे होगा, एक होगा फ्रंट पे। अब फ्रंट वाले को हम यहाँ बना देते हैं, एक होगा बैक पे, बैक वाले को यहाँ बना लेते हैं। तो ये कौन सी शेप होती है, दिस इज एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ लिख दिया टेट्राहाइड्रल, तो ये गलत हो गया, आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने पढ़ा था जितनी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होती उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो अगर हम हैलोजन एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट बनाएं तो आपको पता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का कुछ ये ट्रेंड हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। देखिए ये HF है, ये क्या है HCl है, ये HBr है, ये HI है। अब देखिए HCl से HI तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। अब अनएक्सपेक्टेडली HF का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF में कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब देखें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, सबसे कम जो आपको बॉइलिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है वो किसके, HCl का, उसके बाद किसके, HBr का, फिर क्या है HI का, और सबसे ज़्यादा HF का। तो भाई मिनिमम हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो उसकी होगी ना जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोवेलेंट क्रिस्टल्स। पहला है
कि हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। भाई जब कोवेलेंट बॉन्ड है और नेटवर्क होता है उसके अंदर तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। बीटा दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई रूटीन में उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते फ्री, जैसे सिवाय ग्रेफाइट के, तो ये नॉन कंडक्टर होंगे। दे आर यूजुअली हार्ड, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो हार्ड होंगे। दे हैव लो हीट ऑफ फ्यूजन, भाई लो वाली बात गलत हो गई, जब पूरी हमने नेटवर्किंग की बॉन्डिंग की बात ही कर ली कि वो स्ट्रॉन्ग है तो लो हीट ऑफ फ्यूजन नहीं हो सकती, क्या होगी, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, जिस तरह हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ गैस इज बीइंग हीटेड in such a way that its pressure and volume both are tripled if the absolute temperature of gas becomes। अब देखिए तीन चीज़ों का जिक्र है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे P1 V1 ओवर T1 बराबर किसके होगा, P2 V2 ओवर T2 के। हमने पढ़ा था इस तरह के क्वेश्चन में हर जो P1 V1 जो भी है उसे 1 कहना है, तो हमने इन सब को जो है 1 कंसीडर कर लिया। अगर हम इन सब को 1 कंसीडर कर लें तो अब देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा जी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को ट्रिपल कर दिया, जी ये भी 3 हो गया, ये भी 3, तो अब टेम्परेचर बताइए, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, T2 विल बी 3 3 9, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन कराची एंड मरी इज। देखें अब कराची हो चाहे मरी हो, जब हम बात ही वेपर प्रेशर की कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आंसर नहीं है, वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सेम। अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर की बजाय क्या होता, बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें पता है मरी में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, कम, और कराची में क्या होता, ज़्यादा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कराची में 100 डिग्री सेल्सियस होगा और मरी में होगा 98 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये एक्सटर्नल प्रेशर के चेंज होने की वजह से है, जबकि वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सम अजम्पशंस फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आर लिस्टेड बिलो, विच वन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड टू एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ। अब देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का नाम लेना सिर्फ परेशान करने के लिए कि बच्चा क्या जी पता नहीं ये तो सिलेबस में था नहीं था। असल बात क्या है, असल चीज़ है इसमें चार्ल्स लॉ, और हमें पता है कि चार्ल्स लॉ किसका जिक्र करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो अब देखें इसमें कौन सी ऑप्शन है ऐसी, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है डेल्टा। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मे बी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जांपल ली थी कि अगर हमारे पास HCl सॉलिड है तो इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं। अगर हमारे पास आइस है यानी H2O है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वैन डर वाल्स फोर्सेस यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जैसे आयोडीन है तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो तमाम तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकते हैं। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। भाई एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, ये 1 मोल के एटम्स होते हैं। अब 1 मोल जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है STP पे, 22.414 dm³, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22414 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। सो चूंकि ये 1 मोल का वॉल्यूम है और 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होता है, सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सेस, दिस इज बिकॉज। तो क्या था, वॉल्यूम की वजह से। अगर हम कहते हैं जी आइसोथर्म है ये वाली जिसमें एक्स एक्सेस पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, और ये इसकी एक आइसोथर्म है। अब कहते हैं जी हम सपोज ये 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम क्या करते हैं, हम यही वाला जो ग्राफ है 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बना दें, यहाँ पे प्रेशर यहाँ वॉल्यूम। अब आप देखें ये कर्व तो थी 25 वाली, अब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें पता है क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम कहाँ बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर को बढ़ रहा है, तो ये जो कर्व है ये नीचे से ऊपर को चली जाएगी। अब आप देखें अगर मैं कहता हूँ सपोज ये यहाँ से जुड़ी भी रही तो ये यहाँ से यूँ जब नीचे से ऊपर को जाएगी तो बेसिकली क्या होगा, ये एक्स एक्सेस यानी प्रेशर एक्सेस से भी अवे चली जाएगी और वाई एक्सेस यानी वॉल्यूम एक्सेस से भी
अवे चली जाएगी। तो ऐसा कब हुआ? जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। मैं कहता हूँ जी सपोज ये कितने पे ग्राफ था? 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, इसीलिए ग्राफ अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस मूव कर जाता है। आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड विल राइज। भाई जब एवेपोरेशन होती है तो एवेपोरेशन में पहले वो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। तो जब वो चले जाएंगे, जो पीछे मॉलिक्यूल बचेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? कम। और अभी अभी हमने डिस्कस किया इसका ताल्लुक किससे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। तो जब कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बचेंगे तो उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो दैट विल कॉज कूलिंग, यानी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या होगा? राइज नहीं होगा बल्कि फॉल हो जाएगा। तो आंसर बीटा। और ये क्वेश्चन नंबर 20 है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ गैस मोल्स द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज। अब देखें, जब उसने बता दिया कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप होगा। हमने डिस्कस किया था, इसे हम कहते हैं गे-लोज़ेक्स लॉ। ये आपकी फिज़िक्स के चैप्टर नंबर जो 11 है फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स, उसके पेज नंबर 241 पे पहले बताया भी था कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर हम सपोज टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? देखिए हम पढ़ चुके हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ना, तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल्स के कुलयन बढ़ेंगे। किसके साथ? आपस में भी और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी। लेकिन जो प्रेशर होता है वो मॉलिक्यूल्स के आपस में कुलयंस की वजह से नहीं होते, वो किसके साथ होते हैं? कंटेनर की वॉल के साथ जो कुलयन होते हैं उसकी वजह से होते हैं। अब इन चारों ऑप्शंस के अंदर आपको कुलयंस विद द वॉल ऑफ द कंटेनर नज़र नहीं आ रहा है, तो हम उससे एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। वो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से बढ़ती है? स्पीड की वजह से। तो इसका मतलब है आंसर क्या होगा? अल्फा, इंक्रीज इन एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कुलयंस विद द वॉल ऑफ द कंटेनर बढ़ेंगे और गैस का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बॉइलिंग पॉइंट इज लो फॉर लिक्विड्स विद। भाई अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है किसके लिए होगा? तो गौर से देखिए, अगर वेपर प्रेशर से रिलेट करें तो हमने पढ़ा था कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है ना तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं जी हमारे पास 2 बीकर हैं, ठीक है, अब एक बीकर के अंदर हम डाल देते हैं गैसोलीन जिसे आप पेट्रोल कहते हैं, और दूसरे में आप डाल देते हैं वाटर। अब गैसोलीन में लंडन फोर्सेस हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब दोनों को हम बॉयल करना चाहते हैं। अब जिस जगह पे रख के बॉयल करते हैं वो जगह सेम है तो उसका एक्सटर्नल प्रेशर दोनों के लिए सेम होगा। अब इसे भी हीट किया, इसे भी हीट किया। अब आप देखें कि गैसोलीन के वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर का गैप कम है, तो ये कम हीट एब्जॉर्ब करेगा अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए, लिहाजा लो होगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट। जबकि इधर वाटर के केस में वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर का गैप ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए, लिहाजा यहाँ हाई होगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने ये रिलेशनशिप प्रूव कर लिया। तो अब फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा अल्फा, कि हाई वेपर प्रेशर है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट लो हो। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द अरेंजमेंट ABC इज रेफर्ड एज। तो आपको बताया था कि 3 है ना, तो इससे याद रखना 3 किस में होता है? क्यूब में। तो आंसर क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसे 1 2 3 1 2 3 अरेंजमेंट भी बोलते हैं। और इसमें हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि अगर हम इसे 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 वगैरह कहते हैं तो पहली लेयर जो है फिर मिलेगी चौथी से, फिर मिलेगी किससे? 7वीं से, फिर कहाँ से मिलेगी? 10वीं से, एंड सो ऑन। इस तरह की अरेंजमेंट भी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, टू कुक द फूड एट अ हाई माउंटेन इज डिफिकल्ट एज कंपेयर्ड एट सी लेवल। द रिलेशन इज दैट। देखें हमने पढ़ा था कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, अभी हम डिस्कस करके हैं।
तो जो हाई माउंटेन है, हाई माउंटेन पे क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो कम टेम्परेचर पे बॉयल हुए पानी में गोश्त पकाना या खाना पकाना आसान होगा या मुश्किल? मुश्किल होगा। तो क्यों मुश्किल होगा भला? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन। आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 24 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हायर अल्केन्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ लोअर अल्केन ड्यू टू। तो अब हमने हीट ऑफ वेपोराइजेशन में डिस्कस किया था कि मसलन मीथेन है, मीथेन में दूसरे मीथेन के साथ जो फोर्सेज होंगी एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया ईथेन है, तो ईथेन की जब ईथेन से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगी तो उसमें 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होंगे। तो जितने पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा होते हैं उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं। जब फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हायर अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं किससे? लोअर अल्केन से। और ये जो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट हैं इसे हम पोलराइजेबिलिटी भी बोलते हैं। जितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, जितने कम उतनी पोलराइजेबिलिटी कम। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हैलोजेंस। अब हैलोजेंस के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? देखिए, अगर हैलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव होता है। अब हर एक में नंबर ऑफ शेल्स ऊपर से नीचे बढ़ते जाते हैं, जिससे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है। तो जब साइज बढ़ता जाता है तो अभी हमने डिस्कस किया था पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर डाउन द ग्रुप क्या भी बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन। अब हमने देखें इस तरह आर की यूनिट्स निकाली थी मसलन एसटीपी पे, या और भी हमने यूनिट्स निकाली थी मुख्तलिफ यूनिट्स में। आप जो मर्जी यूनिट देखें, हर यूनिट में पर केल्विन पर मोल आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर और मोल के ऊपर इसकी यूनिट डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आप उसे तो चेंज ही नहीं करते। तो फिर अगर टेम्परेचर और मोल हर जगह सेम है तो 2 ही चीज़ें बचती हैं, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। यानी इनकी यूनिट जब आप चेंज करेंगे तो आर की यूनिट भी चेंज हो जाएगी। सो द आंसर इज डेल्टा, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 27, चार्ल्स लॉ इज ओनली सेटिस्फाइड इफ टेम्परेचर इज टेकन इन। अब देखें, आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि जी अगर केल्विन स्केल में वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो लें, तो अब आप देखें ये एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेरिवेशन में मौजूद है। अब ये जो V1/T1 है इसकी रेशो भी 2 आ रही है, V2/T2 की रेशो भी 2 आ रही है। यानी V1/T1 हमेशा बराबर है V2/T2 के। लेकिन कब? जब आप टेम्परेचर किस स्केल में लेते हैं? केल्विन स्केल में। और ये दूसरी डेरिवेशन ये भी आपकी बुक में मौजूद है, ये सेम उसी टेम्परेचर वगैरह की है, लेकिन कब? जब टेम्परेचर किस स्केल में? सेल्सियस में। मिसाल के तौर पे देखें, अगर आपको पता है सेल्सियस में 10 होगा ना, तो 10 में 273 ऐड करेंगे 283 हो जाएगा केल्विन में। अगर सेल्सियस में 100 होगा 273 ऐड करेंगे 373 हो जाएगा। जबकि देखें ये वॉल्यूम भी वही है, ये भी वही है, ये वॉल्यूम भी वही है, ये भी वही है। तो सेल्सियस में देखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आती किसके? राइट हैंड साइड के। तो फिर सेल्सियस में ये ओबे नहीं होता। सिर्फ कब ओबे होता है? जब किस स्केल में हो? केल्विन। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर डेंसिटी ऑफ एनी गैस। किसी भी गैस की डेंसिटी के लिए कौन सा फार्मूला सही है? तो हमने डेरिवेशन की थी कि जी नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ओवर मोलर मास के बराबर होता है। तो ये जो PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो वहाँ n की जगह हम ये पुट कर देते हैं m/m। तो जब हम ये पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा। इसको रीअरेंज करते हैं तो आपके पास आ जाता है क्या? डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी बराबर होती है Pm/RT। तो Pm/RT हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? बीटा में। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, बिल्कुल जैसे अभी डिस्कस करके आए थे। गैसोलीन में फोर्सेस वीक हैं, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वाटर में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, वेपर प्रेशर कम होगा। जबकि वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, वेपर प्रेशर कम,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक, वेपर प्रेशर ज़्यादा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 30, NaCl शो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। देखिए अगर हम किसी भी चीज़ का एक यूनिट सेल बनाएं तो हम इसे सपोज कर लेते हैं ये NaCl का। तो अगर देखें इसमें आइन प्लेस करेंगे तो Na प्लस होगा तो ये Cl माइनस होगा, यहाँ फिर Na प्लस होगा ये Cl माइनस होगा, यहाँ फिर Na प्लस होगा ये Cl माइनस होगा, ये Na प्लस होगा ये Cl माइनस होगा। तो अब आप इसे गौर से देखिए, आपको नज़र आएगा कि जी Na प्लस भी इसके अंदर टोटल 4 दिखाई दे रहे हैं, Cl माइनस भी 4 दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये जो रिपीटिशन है इसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। तो अब आप देखें आपके सामने कितने फार्मूला यूनिट हैं, 4 फार्मूला यूनिट। सो द आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड। तो हम इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी। तो तीनों थ्योरीज के जरिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सप्लेन की जाती हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। तो इस तरह तीनों हमारे लिए हेल्पफुल हैं। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमार्फस सॉलिड्स हैव। देखिए अमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या फ़र्क है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स की, चाहे वो एटम्स हों, आइंस हों या मॉलिक्यूल्स हों, उनकी एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट होती है। अब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, अमार्फस सॉलिड में। कैसे कि हम पहले उसे हीट कर दें एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, और फिर सडनली हम उसे कूल कर लें। अगर सडनली कूल करेंगे तो होगा क्या कि पहले ये पार्टिकल्स की ना अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो जाएगी, रैंडम सी, कोई ख़ास नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब जैसे आप कूल करेंगे तो जो पार्टिकल जहाँ होंगे उधर ही रह जाएंगे, उनकी पोजीशन वहीं पे फिक्स हो जाएगी। अब जब उनकी पोजीशन वही वाली फिक्स हो जाएगी तो अब क्या होगा कि अब ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं अमार्फस सॉलिड। लेकिन अगर आप इसमें गौर करें तो ये एक ऐसा हिस्सा है जो जैसे पहले था अब भी वैसे ही है। तो ऐसे सॉलिड जिसे अमार्फस सॉलिड कहते हैं उनमें कुछ जगह ऐसी होती हैं जो किसकी तरह होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होती हैं। तो ऐसी जगहों को हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। तो अब देखिए पहली बात है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। भाई जब अरेंजमेंट एक जैसी नहीं है तो शार्प नहीं, इनके होंगे शार्प, इनके नहीं होंगे। क्लीन क्लीवेज इनकी होगी क्योंकि एक जैसी तरतीब है, इनकी नहीं होगी। परफेक्ट अरेंजमेंट, भाई परफेक्ट अरेंजमेंट इसमें होगी, इसमें नहीं होगी। जबकि कैन पोजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये देखें ये जो था ये स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट था जो पहले भी था और अब भी है। तो इसे हम क्या कहते हैं, किसके अंदर पाया जाता है, अमार्फस में। इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइट। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए सब्लिमेशन की हीट ज़्यादा है वेपोराइजेशन से, ये ज़्यादा है फ्यूजन से। कैसे कि अगर हम कहते हैं जी हमारे पास ये 3 बॉक्सेस हैं, अब पहले वाले में अगर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड हैं तो एक ख़ास अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की और होंगे भी करीब। लिक्विड में करीब होंगे पर वो तरतीब ख़ास नहीं होगी, वो रैंडम हो जाएंगे। और गैस में वैसे ही दूर दूर हो जाएंगे ऐसे। अब देखें अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो सॉलिड से गैस में जाएंगे तो ये डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन होगी। ये सबसे ज़्यादा फोर्सेस का फ़र्क है तो ये सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद फ़र्क है लिक्विड से गैस, तो उसके बाद होगी डेल्टा एच ऑफ वी। और सबसे कम फ़र्क है फोर्सेस का सॉलिड से लिक्विड, तो सबसे कम होगा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। तो सबसे ज़्यादा सब्लिमेशन, फिर वेपोराइजेशन और फिर फ्यूजन। तो ये यही ऑर्डर है, तो ये सही हो गया। बीटा क्या है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अभी पढ़ के हैं कि गैसोलीन जल्दी बॉयल होगा, पानी देर से बॉयल होगा। फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मरी में 700 टॉर पे 98 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन है, बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक का इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जैसे मरी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जबकि बहावलपुर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन्वर्स। सो द आंसर इज
डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कि अ क्रिस्टलाइन फॉर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल नेचर, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म की केमिकल नेचर से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल वो तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे बेसिकली डिपेंड करती है या नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है, तो ये ठीक हुआ। बीटा, आइसोमॉर्फ्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब आइसोमॉर्फ्स हैं, मिसाल के तौर पे NaCl है और CSF है, दोनों क्या होता है, दोनों क्यूबिक होते हैं। अब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इसलिए होंगी कि दोनों में जैसे CS और F की फोर्सेज और NaCl और Na प्लस और Cl माइनस की फोर्सेज एक जैसी नहीं होंगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी नहीं होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं होंगी कि नेचर ऑफ केमिकल ही डिफरेंट है, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ये भी सही हो गया। चार्ली क्या है, इम्प्योरिटीज चेंज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। देखिए अब NaCl है, इसको आप जब भी क्रिस्टलाइज करते हैं तो किस शक्ल में होता है, क्यूबिक में, ये इसकी हैबिट है। लेकिन अगर आप इसमें ऐड कर दें 10% यूरिया, किसके तौर पे ऐड कर दें, एज एन इम्प्योरिटी, तो अब क्या होता है, अब इसकी शेप नीडल लाइक हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसकी हैबिट क्या हुई, सेम रही या चेंज हो गई, चेंज हो गई, तो ये भी ठीक है। डेल्टा, पॉलीमॉर्फ्स आल्सो हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पॉलीमॉर्फ्स क्या हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है। अब सिल्वर नाइट्रेट की दो फॉर्म्स होती हैं, एक रोम्बोहिड्रल, एक आर्थोरोम्बिक। अब दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकती। केमिकल तो सेम होंगी क्योंकि नेचर ऑफ केमिकल सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम नहीं हो सकती क्योंकि उनकी शेप डिफरेंट ही तब बनी है जब उनका वे ऑफ अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो फिर फोर्सेस भी डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी डिफरेंट होगा। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन। देखिए हमने अपनी बुक में ये चीज़ पढ़ी कि मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से कुछ कंपाउंड्स उठा लेते हैं लाइक LiCl, NaCl, KCl, तो इसमें देखें एनाइन सेम है। अब कैटाइन का ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है। अब जब साइज बढ़ रहा है तो आप देखें ये जो लेटेस्ट एनर्जी है क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये साइज ऑफ कैटाइन पर डिपेंड कर रही है। अब अगर हम क्या करें कि अब हम कैटाइन सेम रखें, मसलन ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब देखें तीनों में Na है, क्या बदला आपने एनाइन। अच्छा जब आपने एनाइन बदला आप देखें क्या ये लेटेस्ट एनर्जी चेंज हुई है या नहीं हुई, हुई है, उसी तरह डिक्रीज हो रही है, यानी साइज बढ़ने से डिक्रीज हो रही है। तो फिर ये तो नेचर ऑफ साइज ऑफ कैटाइन पे भी डिपेंड करिए, साइज ऑफ एनाइन पे। सो द आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड्स आर सॉफ्ट। तो भाई सॉफ्ट तो वही होंगे जिसमें फोर्सेस सबसे वीक होंगी। तो देखिए आयनिक बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, मेटालिक बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ये सॉफ्ट हो ही नहीं सकते, क्या होंगे, हार्ड होंगे। जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से बहुत वीक होती हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो इसलिए क्या होंगे, सॉफ्ट। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 37, द ब्रिटलनेस ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द रीजन दैट। क्या रीजन है जी, पहले आयन्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। भाई आयन होने की वजह से तो उनकी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, मजबूत होंगे वो। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी का ब्रिटलनेस से कोई लेना देना नहीं है। साइज ऑफ द आयन्स आर अनइक्वल, हो सकता है अनइक्वल की वजह से पैकिंग बड़ी अच्छी हो। लाइक आयन्स कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अप्लाइंग बाय एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल ठीक है। तो देखें क्या होता है कि ये अल्टरनेट पोजीशन पे जुड़े होते हैं, जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये देखें सिमिलर चार्ज आयन आमने सामने आ जाते हैं, उनमें क्या होती है, रिपल्शन, इस वजह से क्रिस्टल टूट जाती है। सो द आंसर इज डेल्टा। 38, क्लोज पैकिंग ऑफ मेटल्स कैन बी अचीव्ड बाय। भाई हमने दो तरह की क्लोज पैकिंग पढ़ी है, या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो दोनों ही क्लोज पैकिंग है ना। सो द आंसर इज डेल्टा, बोथ ए एंड बी। Question number 39, which element exists as discrete small molecule in solid state?
जो भाई नाम से ही ज़ाहिर है, वो कहता है सॉलिड भी है और है भी उसके अंदर जो पार्टिकल क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल, तो भाई वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। देखिए एल्यूमिनियम कौन सा सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड, तो ये ना हुआ। सिलिकॉन क्या है, ये सेमी मेटल या मेटलाइट भी है, कुछ लोग इसे नॉन मेटल भी बोलते हैं, और ये उस तरह नहीं है, जॉइंट नेटवर्क टाइप में आ जाती कोवेलेंट में, ये भी ना हुआ। सोडियम क्या है, जॉइंट मेटालिक है, ये भी ना हो। तो आंसर क्या है, आयोडीन। क्यों कि आयोडीन इस तरह होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल की शक्ल में जुड़ के एक सॉलिड बना देता है। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एवेपोरेशन। भाई सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड बढ़ जाती है, तो एवेपोरेशन बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ज़्यादा वो एस्केप करेंगे लिक्विड की सरफेस से, तब भी एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होता है। मसलन पेट्रोल और पानी पड़ा हो अलग अलग बीकर में, तो कौन सी चीज़ जल्दी उड़ेगी, पेट्रोल। क्यों कि उसकी इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, लिहाजा उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डेल्टा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 है, फ्रॉम लिक्विड्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर। इसके लिए हम अपनी बुक का एक ग्राफ टेबल देखते हैं। देखें ये वेपर प्रेशर का है कि क्लोरोफॉर्म का कितना है जी, क्लोरोफॉर्म का है 170, क्लोरोफॉर्म का कितना है 170। इसी तरह इथाइल ईथर का तकरीबन 442 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 87 है, और पेंटेन का तकरीबन 580 है। तो अब थोड़ा सा इसको समझ भी लें कि मसलन हमारे पास ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का सबसे कम है। क्यों कि ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस चाहे हैं, पर ये कैसा है, इसमें जो चारों Cl हैं बहुत बड़े बड़े साइज के क्लोरीन है, तो एक बल्क बन जाता है, तो लंदन फोर्सेस बहुत अफेक्टिव हो जाती हैं, जिससे क्या होगा, वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं पेंटेन की, तो ये बिल्कुल नॉन पोलर है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, इसीलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो बहरहाल आंसर क्या हुआ, आंसर हमारे पास हुआ लोएस्ट वेपर प्रेशर किसका है, दैट इज चार्ली, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर क्वेश्चन है 42, द कोवेलेंट सॉलिड्स इन विच एटम्स ज्वाइन टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड सेपरेट लेयर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अब आप जानते हैं कि कोवेलेंट सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक में जॉइंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एक में क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं विद सेपरेट लेयर्स। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ये जॉइंट वाले हैं। जबकि सेपरेट लेयर्स में ग्रेफाइट है, कैडमियम आयोडाइड है, बोरॉन नाइट्राइड है। तो यहाँ कौन सी ऑप्शन है इनमें से, बोरॉन नाइट्राइड। सो द आंसर इज बीटा। Question number 43. A certain mass of gas occupies a volume of a 2 dm cube at STP. Keeping the pressure constant, at what temperature would the gas occupy a volume of 4 decimeter cube? से बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, चार्ल्स लॉ है। अगर आप वॉल्यूम डबल करना चाहते हैं तो टेम्परेचर भी डबल होगा, पर किस स्केल में, अभी डिस्कस किया था, केल्विन स्केल में। तो STP क्या होता है, इसमें टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन। अब हमने इसका डबल करना है, जब इसका डबल करेंगे तो क्या होगा, 546 केल्विन। तो आंसर डेल्टा। इसे यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कि जी V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अब V1 कितना था, 2, टेम्परेचर था 273, V2 कितना है जी, 4, T2 कितना है हमें मालूम करना है, तो ये T2 निकालना है, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, T2 बराबर क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा 4/2, ये सॉरी T2 इधर आ गया, अब ये 273 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 273 और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2, तो 2 1 × 2, 2 2 × 4, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 446 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 44 है कि द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स मोस्टली इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू।
अभी हमने पढ़ा था हैलोजेंस के केस में, तो क्या होता है बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ते हैं तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं एंड सो ऑन। तो एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं लेकिन उसका पोलराइजेबिलिटी से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और बिहेवियर ऑफ एलिमेंट रिमेन सेम, ये भी बिल्कुल गलत है। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, हमें सामने से ऐसे दिखाई देगी। इसमें क्या है कि कोई भी अगर आप उसका एक एटम देखें तो वो देखें कितना और से जुड़ा है, 3 से। इसका मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और ये क्या बनाता है, लेयर्स। अब लेयर्स बना रहे हैं, अब एक लेयर है, नीचे और लेयर है, बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूव करते हैं। अब ऑप्शन क्या है, अल्फा लेयर्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल देखें लेयर्ड स्ट्रक्चर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल लेयर्स के बीच में, क्योंकि देखें एक कार्बन तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो चौथा इलेक्ट्रॉन हर कार्बन का फ्री है जो कि पैरेलल टू द लेयर्स क्या करेगा, मूव करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। तो ये जो लिखा है sp3 हाइब्रिडाइज, ये गलत है। कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 46, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड when liquid and vapors are in equilibrium, it means। देखें जब हम ये कहते हैं कि भाई लिक्विड और उसके वेपर्स ये इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसका मतलब यही होता है ना कि जितना रेट ऑफ एवेपोरेशन है उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन है। तो इसी को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो द आंसर इज 4। Question number 47, if we increase or decrease the amount of heat to a liquid, its boiling point will। भाई जब वाटर का मसलन बॉइलिंग पॉइंट है 100, आप जितना मर्जी हीट कर लो 100 ही रहेगा। 100 के बाद भी आप हीट करो तो क्या होगा, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब वो जो एक्स्ट्रा आप हीट देंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के उन्हें वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए यूज होगी या कन्वर्ट करने के लिए यूज होगी। सो द आंसर इज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ली 48 है, when we plot a graph between pressure on x-axis and product PV on y-axis, straight line parallel to pressure axis is obtained। this straight line, अब देखिए ये ग्राफ है, ये प्रेशर एक्स एक्सेस पे, ये वाई एक्सेस पे पी एन टू वी जो कि कांस्टेंट होता है, और ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू प्रेशर एक्सेस। क्योंकि पी जितना मर्जी हो, पी वी क्या रहता है, कांस्टेंट, ये ना बढ़ता है ना कम होता है। इसे आइसोथर्म कहते हैं। बिल्कुल कहेंगे, क्यों कि पॉइल्स लॉ का कोई भी ग्राफ बनाएंगे कब आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर में। विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। भाई अगर फर्ज किया ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना आता और ये ग्राफ जना फर्ज किया ऐसे या ऐसे कुछ भी आ जाता, तो ये क्या होता, ये नॉन आइडियल को शो करता ना। आइडियल सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब ये ग्राफ ऐसे लाइन में आ रहा है, सीधी लाइन में, तब आइडियल। ऊपर नीचे चला गया नॉन आइडियल। तो इसका मतलब ये भी सही है। कैन चेंज इट्स पोजीशन बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मिसाल के तौर पे ये जो आपको नीचे वाला ग्राफ ये लाइन नज़र आ रही थी स्ट्रेट लाइन, सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें पता क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। अब जब ये P इंटू वी में से वॉल्यूम बढ़ेगा तो PV बढ़ जाएगा ना। तो जब PV बढ़ जाएगा तो ये ग्राफ क्या करेगा, ये ग्राफ ऊपर को मूव कर जाएगा, लेकिन रहेगा अब भी किसके पैरेलल, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल। तो ये मैं ये कहता हूँ मिसाल के तौर पे 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी ठीक है। तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 49, एट सम कांस्टेंट प्रेशर V1 and V2 are the volumes of a given mass of gas at temperature 300 Kelvin and 327 Kelvin. The ratio of V1 और V2 is equal to। लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट कह दिया तो इसका मतलब कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है। तो क्या इक्वेशन होती है, V1 ओवर T1 बराबर किसके होता है, V2 ओवर T2। अब V1 और V2 उसके वॉल्यूम है, गिवन मैस का मतलब मोल भी कांस्टेंट है, तो ये भी चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होता है। तो कहता है जी टेम्परेचर जो है उसकी ये रेशियो है बेसिकली कि एक टेम्परेचर है 3
100 और दूसरा कितना है 327। अब देखें यहाँ V1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा V2। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक इक्वेशन आ गई कि भाई V1 ओवर 300 इज इक्वल टू V2 ओवर 327। अब सवाल में हमसे ये रेशो पूछिए V1 ओवर V2। अब ये V1 इधर रहने दे, V2 इधर लें, तो V1 ओवर V2 तो ये ऊपर चला जाएगा, 300 ओवर क्या हो जाएगा 327। अब किस पे डिवाइड करते हैं जी 100 पे, सॉरी 3 पे, तो ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और इसको करेंगे तो 109 हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 100 ओवर 109 डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन अ क्लोज्ड फ्लास्क ऑफ 5 डेसीमीटर क्यूब 1 ग्राम ऑफ H2 is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin। आप देखें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डबल कर रहे हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहला, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, यानी टेम्परेचर क्या करने से, बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाएगा। भाई अब फ्लास्क का वॉल्यूम है 5 डेसीमीटर क्यूब और है भी क्लोज्ड, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो क्या हो गया कांस्टेंट, तो फिर क्या बढ़ेगा, प्रेशर ही बढ़ेगा, जिसे आप गेल-लुजेक्स लॉ कहते हैं। ठीक है। बीटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, अस्तगफिरुल्लाह, भाई टेम्परेचर बढ़ाने से मोल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गलत हो गया। चार्ली, रेट ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस, अभी पढ़ के आता है कि जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, उनके आपस में भी कोलिजन बढ़ेंगे, कंटेनर की वॉल के साथ भी बढ़ेंगे। द एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये भी ठीक है। सो द आंसर इज बीटा। मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चंस की डिस्कशन क्लियर हो गई होगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।